1938 में हंगेरियन आर्मी में एक आदमी था जिसका नाम था कैरली, जो कि अपने देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसने बहुत सी नेशनल चैंपियनशिप जीती थी, इसलिए सबको लगता था कि टोक्यो जापान में जो 1940 का ओलंपिक्स होने वाला है उसमें कैरली ही जीतेगा। और कैरली का भी यही सपना था कि वो अपने देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए, और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रैक्टिस भी की थी। और वो चाहते थे कि वो अपने हाथ को बेस्ट हैंड बना सके दुनिया में शूटिंग के लिए। और एक दिन ये सारा सपना ही खत्म हो गया जब 1938 में आर्मी ट्रेनिंग कैंप में एक एक्सीडेंट में उनके राइट हैंड जिससे वो पिस्टल चलाते थे उसमें हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, जिससे ना तो उन्होंने सिर्फ अपना हाथ खोया बल्कि उस दिन मेडल जीतने का सपना भी खो दिया। कैरली के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो अपनी सिचुएशंस में रोते रहते और पूरी जिंदगी ये पूछते रहते भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया, या फिर वो दोबारा से अपने ड्रीम पर फोकस करते। एक साल 1939 में उनके देश में चैंपियनशिप हो रही थी। उनके दोस्त उन्हें चैंपियनशिप में देख के खुश हुए और उन्होंने कहा कि वाओ कैरली, हम बहुत खुश हैं कि तुमने इतना करेज जुटाया कि तुम इस चैंपियनशिप में हम सबको मोटिवेट करने आ गए। जिस पर कैरली ने कहा नहीं, मैं यहाँ पर किसी को मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे कॉम्पिटिशन लड़ने आया हूँ और मैं पिस्टल शूटिंग अपने लेफ्ट हैंड से करूंगा। कैरली ने इसके लिए पूरे एक साल तक प्रैक्टिस की थी और अपने लेफ्ट हैंड से उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती और गोल्ड मेडल भी लिया। लेकिन उनका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें नेशनल नहीं इंटरनेशनल चैंपियन बनना था। लेकिन 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाला था वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल हो गया। फिर कैरली ने 1944 के ओलंपिक्स की वेट करी और वो भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल हो गए। फिर 1948 का ओलंपिक्स आया जहां सारी दुनिया के लोग इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे थे और सबने अपने डोमिनेंट हाथ से फायर करना था। और 10 साल वेट करने के बाद इस वक्त तक कैरली की एज 38 हो गई थी, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स बहुत यंग थे और एनर्जी से भरे हुए थे। इसके बावजूद कैरली ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए। इतना ही नहीं, अगले ओलंपिक्स 1952 में कैरली ने दोबारा गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक्स में हिस्ट्री बना दी। इन शॉर्ट, अगर हम डिटर्मिन्ड हैं तो हमारे पास जो भी है हम उसी को यूज करके अपने ड्रीम को पा ही लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ बिलीफ। हर रोज एक आदमी अपने मास्टर को पानी देने उसके घर जाता था। कंधे पर एक बांस के डंडे में वो दोनों तरफ एक एक पॉट डाल देता था जिसमें पानी भर के वो सुबह सुबह चल देता। एक घड़ा तो परफेक्ट था, लेकिन दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद था। जब तक वो आदमी अपने मास्टर के घर पहुंचता, उस टूटे हुए घड़े में से आधा गिर चुका होता था। जो परफेक्ट घड़ा था उसे इस बात पर बहुत प्राउड होता था कि उससे थोड़ा सा भी पानी लीक नहीं होता, लेकिन टूटे हुए घड़े को बहुत बुरा लगता था। इसीलिए उसने अपने मालिक से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हर रोज मुझसे आधा पानी लीक हो जाता है, तुम मुझे तोड़ ही क्यों नहीं देते। इस पर उस इंसान ने कहा, आओ तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ, ये तुम रास्ते में फूल देख रहे हो, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुए हैं। अगर तुम में छेद ना होता तो इन फूलों को कभी भी पानी नहीं मिलता और इन्हें कभी लाइफ नहीं मिलती। इन शॉर्ट, ऑथर हमें इस फेबल से ये लेसन देना चाहते हैं कि कई बार हम खुद में बहुत सी कमियां ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि अनजाने में भी हम बहुत से लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये तो फिक्शनल स्टोरी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ रियल स्टोरी। 3 बिलियन साल पहले अर्थ में कोई लाइफ नहीं थी, क्योंकि अर्थ में 0.05% ऑक्सीजन था, यानी ऑलमोस्ट 0%, और बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड था। उस वक्त की कंडीशंस में जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म जी सकते थे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, जिसमें से एक ऑर्गेनिज्म का नाम था साइनोबैक्टीरिया। इन ऑर्गेनिजम्स में खास बात थी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, यानी सन की एनर्जी लेके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते थे। और बिलियंस ऑफ साल लगे इन छोटे ऑर्गेनिजम्स को कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था। पहले इन ऑर्गेनिजम्स को इतना ऑक्सीजन बनाना था कि वो ओशियन को सैचुरेट कर सके, और फिर इतना ऑक्सीजन बनाना था कि जो अर्थ एब्जॉर्ब कर पाए, और फिर उसके बाद इतना ऑक्सीजन बनाना था कि आप और मैं सांस ले पाए। और इसी की बदौलत मल्टी सेल्यूलर लाइफ स्टार्ट हुई। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप ये साइनोबैक्टीरिया थे अर्थ में 200 करोड़ साल पहले। आप पैदा हुए एज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कुछ हफ्ते जिए और मर गए। और उस वक्त हम सोच सकते थे कि कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, हमारी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं था, जैसी दुनिया में मैं पैदा हुआ था उसी दुनिया में मैं मर गया। लेकिन जो हम नहीं समझ पाए कि हर ब्रेथ जो हमने ली एज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उससे हमने ऑक्सीजन क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमने अर्थ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जिससे बहुत सी जिंदगियां क्रिएट हो सकी। बेशक ये सारी लाइफ हम देख नहीं पाए। इन शॉर्ट,
everyone has a significance. नेक्स्ट हैबिट आती है परसोवेरेंस। दिसंबर 1989 में सियालकोट पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान के बीच में 4th टेस्ट मैच चल रहा था। 16 साल के सचिन, जो 14 साल के लगते थे, अपने घुंघराले बालों के साथ मैच खेलने आ गए। इस सीरीज के पहले 3 मैचेस में 0-0 स्कोर रहा था। इंडिया के 38 रन थे 4 विकेट्स में कि सचिन तेंदुलकर सिद्धू को ज्वाइन करने आ गए। वकार यूनिस ने सचिन को बोल किया, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर थे, और वो डायरेक्टली सचिन के नोज में लगा, जिससे थोड़ा ब्लड भी निकला। सबको लगा कि सचिन, जो कि उस वक्त बहुत छोटे थे, उन्हें वापस चले जाना चाहिए। जैसे ही इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट सचिन को फर्स्ट एड देने आए, उस वक्त सिद्धू ने सचिन को सजेस्ट किया कि अभी वो रिटायर हर्ट ले लें और चले जाएं, ताकि उनका करियर कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन पता है आपको सचिन ने क्या बोला? उन्होंने कहा, मैं खेलेगा। और उसके बाद सचिन ने 57 रन बनाए और सिद्धू के साथ पार्टनरशिप में 101 रन। और ऑथर कहते हैं कि ये एटीट्यूड हम हर विनर में देख सकते हैं। तो पता लगा कि 16 साल का बच्चा आ रहा है जो कि बड़ा स्पेशल है, तो हमने सोचा यार 16 साल का बच्चा है, कितना अच्छा होगा। आई थिंक सेकंड इनिंग में मैंने इसे बाउंसर किया, इसके यहाँ चिन के नीचे लगा, इसके यहाँ कट पड़ गया सचिन के। मैंने कहा अभी बाहर जाएगा बेचारा, छोटा सा बच्चा तो है, क्या करेगा। मगर उसने उसी वक्त आई थिंक टेप लगा के उसके बाद उसने 50 किया उस विकेट में, मेरे, वकार, आकिब, जाकिर था और इमरान खान के खिलाफ। तब एज अ बॉलर आई रियलाइज कि अब बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, और उसने शो किया कि उसने दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ा। मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्लेयर उसके करीब भी पहुंच पाएगा। नेक्स्ट हैबिट आती है पावर ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। टेक्सास यूएसए में एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया। 7th क्लास के टॉप 30 स्टूडेंट्स को चूज किया गया और उन्हें उसी स्कूल के टॉप 3 टीचर्स की सुपरविजन में रखा गया, जो उन्हें पढ़ाएंगे। इसका गोल ये था कि इन हैंड पिक्ड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए, ताकि ये स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में टॉप कर सकें और ये स्कूल फेमस हो जाए। ये तीनों सिलेक्टेड टीचर्स भी बहुत खुश थे, क्योंकि इन्हें कहा गया था कि ये स्कूल के बेस्ट टीचर्स हैं। इन टीचर्स ने बहुत मेहनत की ताकि ये भी बेस्ट परफॉर्म कर सके। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी बहुत खुश थे और वो पढ़ने के लिए आसानी से बेसबॉल गेम को भी स्किप कर देते थे। इवन की स्टूडेंट के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि उनके बच्चों को सिलेक्ट किया गया, और उन्होंने भी अपने बच्चों पर बहुत मेहनत की और बच्चों की टाइमली सारी असाइनमेंट्स और होमवर्क पूरे करवाए। और जब 1 साल के बाद रिजल्ट आया तो एज एक्सपेक्टेड इन सब 30 स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और स्टेट एग्जाम्स में टॉप किया। स्कूल प्रिंसिपल इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने 3 सिलेक्टेड टीचर्स को बुलाया और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। और सब टीचर्स ने ये सारा क्रेडिट स्कूल प्रिंसिपल को दिया, क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल ने ही उन टीचर्स को अपने स्कूल के बेस्ट 30 स्टूडेंट्स दिए थे। लेकिन तब स्कूल टीचर ने सीक्रेट रिवील किया। उन्होंने कहा कि सच बताऊं, इन 30 स्टूडेंट्स में से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये तो बस कॉमन स्टूडेंट्स हैं। इस पर वो तीनों टीचर्स बहुत हैरान हुए और उन सब ने सोचा कि ये मैजिक फिर तभी हुआ है क्योंकि वो तीनों बेस्ट टीचर्स थे उस स्कूल के। लेकिन उस प्रिंसिपल ने उन टीचर्स को बताया कि मैं तो बस सारे टीचर्स के नाम एक छोटे छोटे कागज में लिख दिए थे और उनमें से 3 स्लिप्स रैंडमली सिलेक्ट की और उन 3 स्लिप्स में तुम्हारे नाम आए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि सबने खुद को स्पेशल समझा, इसलिए सबने बहुत ज्यादा मेहनत करी, अच्छी प्रिपरेशन की। टीचर ने स्टूडेंट्स को एक्सेप्शनल समझा और स्टूडेंट्स ने टीचर्स को। और हमारे लिए भी यही मैसेज है कि जब हम किसी सिचुएशन को पॉजिटिव आउटलुक से देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा एक्शन और हार्डवर्क को लीड करता है और इसीलिए रिजल्ट भी बेटर आते हैं। तो दोस्तों, हमने प्रकाश अय्यर की बुक हैबिट ऑफ विनिंग से 4 लेसन्स देखे, जिसमें सबसे पहले लेसन था कि कैसे कैरली इतने डिटर्मिन्ड थे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के लिए कि अपना एक हाथ खोने के बावजूद उन्होंने दूसरे हाथ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, नेशनल चैंपियनशिप जीते और उसके बाद 10 साल तक ओलंपिक्स के लिए वेट किया और फाइनली 2 बार ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन बने और अपना सपना पूरा किया। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था सेल्फ बिलीफ, जिसमें हमने पॉट की फिक्शनल स्टोरी देखी थी कि कैसे एक टूटे हुए पॉट की भी वैल्यू थी, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी वजह से बहुत से फूलों को जिंदगी मिली। हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की वजह से आज आप और मैं सांस ले पा रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को लग सकता है कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। इसके बाद हमने देखा था परसिवेरेंस, जिसमें हमने सचिन तेंदुलकर की स्टोरी देखी थी कि कैसे ब्लड निकलने के बावजूद भी सचिन ने 16 की उम्र में कहा मैं खेलेगा, और उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्रिकेटर्स में अपना नाम कमाया। और यही परसिवेरेंस हर विनर में चाहिए। इसके बाद हमने देखा था पावर ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। इसमें हमने देखा था कि कैसे 30 कॉमन बच्चों ने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, और वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उन बच्चों ने खुद को स्पेशल समझा, उनके पेरेंट्स ने उन्हें स्पेशल समझा
और इवन टीचर्स ने खुद को और उन बच्चों को स्पेशल समझा, जबकि स्पेशल सिर्फ यही था कि वो सब एक दूसरे को स्पेशल समझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा मेहनत की और सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, इस वीडियो में मैक्सिमम बातें हमने प्रकाश अय्यर की बुक द हैबिट ऑफ विनिंग से बताई है। तो